Hello everyone. Welcome to Momentum IS, Vishleshan, Short Session, Concrete Analysis, a platform that relays you with clarification and application. And in this session, we are going to start with industry and infrastructure. But particularly in this session, we are going to cover industry part, whereas the infrastructure part will be covered in the next session. So let's begin. Now, normally यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स. मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो समवेयर रिलेटेबल टू आपका इंडेक्स IIP से रिलेटेड, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या फिर 8 कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है. जबकि बिजनेस एक्सपेक्टेशन आप समवेयर सॉर्ट ऑफ कह सकते हो PMI से रिलेटेड है, बीट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, जहाँ पे अगर आपकी वैल्यू मोर देन 50 है दैट मीन दैट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और अगर वो लेस देन 50 है दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्शन इन द सेक्टर. नाउ बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स में आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि इसे रिलीज़ कौन करता है. इसे रिलीज़ करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक सर्वे आता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, एंड ये उसी का ही कहीं ना कहीं सब कंपोनेंट आप कह सकते हो. बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स की जो वैल्यूज होती है वो 0 से 200 होती है, एंड इसमें अगर एक्सपेंशन देखना हो तो अबव 100 इज एक्सपेंशन एंड लेस देन 100 इज कॉन्ट्रैक्शन. और इसमें सबसे की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. एक हुआ आपका करंट बिजनेस सिचुएशन, नेक्स्ट हो गया आपका ऑर्डर बुक, देन आप कह सकते हो इन्वेंट्री. नाउ दिस इन्वेंट्री इंक्लूड्स बोथ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, दोनों का इंक्लूजन होना चाहिए इन्वेंट्री में. उसके बाद आप कह सकते हो एक्सपोर्ट, कहीं ना कहीं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और अलग अलग प्रोडक्शंस होते हैं. प्रोडक्शन हो गया, या इस तरह के टोटल 9 कंपोनेंट्स हैं जो इसके लिए मैटर करते हैं. हाउएवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या मतलब हुआ कि अगर आपका पोटेंशियल आउटपुट है 100 यूनिट का और आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 80 यूनिट, तो दैट इज समवेयर की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एट 80% स्टैंड कर रहा है. That what it represents. Now अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड ऑर्डर बुक ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है एंड ऑर्डर बुक भी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट रिप्रेजेंट्स कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी या फिर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी विच हैज़ अ गुड सेकेंडरी सेक्टर, कंसिडरिंग कि डिमांड भी ज़्यादा है, सप्लाई भी उस अकॉर्डिंगली उसको केटर किया जा रहा है. तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इनको हम सॉर्ट ऑफ फॉर्म में बोलते हैं ऑबिकस करके बुलाते हैं, जो एक बेसिक सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स का ही पार्ट है, एंड रिप्रेजेंट करता है कि इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ अ कंट्री किस तरह से मूव ऑन कर रही है या ट्रेंड करेंटली कैसा है. तो अगर हम ओवरऑल वे में देखें इस ग्राफ में, तो कहीं ना हमें एक चीज़ दिखेगा इस मूवमेंट में और इस पीरियड में, जब हमारा कोविड का फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव आया, ट्रांजिशन एंड उस अकॉर्डिंग जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए गवर्नमेंट के थ्रू और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हॉल्ट पे आया, तो कहीं ना कहीं हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड एक्सपेक्टेशन इंडेक्स डिप किया है. नाउ सॉर्ट ऑफ आपको दिखेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इंक्रीज हुआ है. Now again the thing is that कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स से कुछ चीज़ें अलग होती हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्सेस प्रॉपरली प्रोडक्शन को ही देख के ध्यान में रख के किया जाता है, जबकि बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स में करंट बिजनेस सिचुएशन भी आ जाता है, जो अगर उस टाइम कोविड टाइम पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हॉल्ट पे रही हैं तो वो डिप दिखाएगा. तो ऑब्वियसली ओवरऑल वे में ये अगर इंक्रीज हो रहा है
तो ये डिक्रीज हो भी सकता है। यहाँ पे समवेयर ये हाइट पे था बट एक डिप इसने भी देखा, बट ये उस टाइम भी इंक्रीज हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन अगर इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी इंक्रीज करना चाहिए, जो कि बेसिक रीजंस मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट किए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो रही है और इसका ट्रेंड दिखाया गया है कि ओवरऑल वे में किस तरह से गया है, मूव ऑन हुआ है। GFCF रिसेंट टाइम्स में आपको ओवरऑल वे में अभी रिसेंटली थोड़ा डिक्रीज होता दिखा है, बट क्यों हुआ है इसका कारण एक बहुत बड़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में थोड़ा हॉल्ट है। और GFCF रिप्रेजेंट क्या करता है, जो आपके एसेट्स बिल्डिंग कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो या इंटेंजिबल एसेट जो आप बना रहे हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसमें हम GFCF को लेते हैं। और करेंटली जो हाईएस्ट GFCF है वो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आ रहा है, एंड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू तो जो ओवरऑल GFCF है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हाफ है, 51% स्टैंड करता है। नेक्स्ट आपका आप कह सकते हो इस चीज़ पे इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो एसेट्स बिल्डिंग हो रही है उस पे है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्शन इज द नेक्स्ट वन, जिसमें 21% ऑफ ओवरऑल GFCF बिल्डिंग हुई है। माइनिंग हो गया जिसमें समवेयर अराउंड 5% है। तो ये कुछ की सेक्टर्स हैं जिसके GFCF हम ओवरऑल में देख सकते हैं। GFCF ऑल्सो इन रिसेंट टाइम्स रिड्यूस होके समवेयर अराउंड, ओवरऑल अगर GFCF देखा जाए कंट्री का, उसके समवेयर 15% बैठता है, स्टैंड आउट करता है। मतलब सॉर्ट ऑफ समवेयर 1/6 अगर ओवरऑल अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ या फिर 1 रुपी अगर डाला गया है GFCF के लिए, तो ऑलमोस्ट 15 to 16 पैसे समवेयर अराउंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो डाला गया है ओवरऑल में। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि GFCF का कैसा फॉर्मेशन रहा है। ये अपने आप में ये भी बताता है कि हमारा प्रोडक्शन किस फॉर्म में चल रहा है, कितने एसेट्स बिल्ड गए, या स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स अगर GFCF में कह सकते हैं तो कैपिटल गुड्स को भी अपने आप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जैसे कि हम FDI की बात करें, FDI में हम बात किस चीज़ पे कर सकते हैं कि रीसेंट टाइम्स में FDI इंडस्ट्रियल और सेक्टर में और ओवरऑल वे में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, कंसिडरिंग आत्मनिर्भर भारत पैकेज जैसे इनिशिएटिव्स लिए गए। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में हम कह सकते हैं जो अभी रिसेंटली इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि इसमें जो FDI लिमिट को इंक्रीज करके 74% कर दिया गया थ्रू ऑटोमेटिक रूट। देन इंश्योरेंस में भी 74% कर दिया गया है। ये मैं इंश्योरेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉनिटरी मैनेजमेंट हमने लास्ट टू लास्ट सेशन पहले डिस्कस किया हुआ है। देन इसके अलावा हम बात कर सकते हैं अगर इंडस्ट्री वाइज देखें तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो गया, जिसका भी सॉर्ट ऑफ 100% कर दिया गया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। एंड टेलीकॉम सेक्टर में भी FDI को 100% रिसेंट टाइम्स में कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड हमें और जो जानना चाहिए वो है कि क्रेडिट फ्लो कैसा है पर्टिकुलर डोमेन्स में। तो अगर उस चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो रिसेंट टाइम्स में जैसे रबड़ हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, रबड़ में आप प्लास्टिक्स को भी ले सकते हो, एंड इसके अलावा हम माइनिंग ले सकते हैं। ये वो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे, या फिर आपका मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें जो क्रेडिट फ्लो है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया है। हालांकि ऐसे भी सेक्टर्स हैं जैसे आप मान लो कि कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन या फिर ओवरऑल सीमेंट ले लें, सीमेंट या फिर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स हो गए,
जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे क्रेडिट फ्लो को हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हमें मिलता हुआ ओवरऑल वे में दिखा है। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस इवन हमारा जो ग्लास इंडस्ट्री यानी सेरामिक्स, इसमें भी हमें डिप दिखा है। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो आपको आपके मेंस आंसर्स में भी आप कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि क्या क्या रिसेंटली क्या क्या चीज़ें चल रही है ओवरऑल वे में। इन एडिशन टू दिस हम बात कर सकते हैं कि अगर हम बात करें एमएसएमई पे बात किया जाए अगर कि एमएसएमई में इस टाइम क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें की गई हैं, तो वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है कंसिडरिंग कि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है। अगर हमने मॉनेटरी मैनेजमेंट में आपको याद हो तो हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे डिस्कस किए थे एमएसएमई के लिए कि कैसे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज में मीडियम इंटरप्राइजेज वो है वैसे इंटरप्राइजेज जहाँ पे क्रेडिट फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद फॉलोड बाय माइक्रो एंड स्मॉल। बट लार्ज इंटरप्राइजेज कहाँ से लेते हैं वो मैंने बताया था मॉनेटरी मैनेजमेंट की, वो आपके एनबीएफसी से क्रेडिट फ्लो लेने जाते हैं, नॉट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बैंक्स। एमएसएमई में रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ, कोविड में इसकी डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। नाउ दैट मीन्स पहले जो डेफिनेशंस थी अगर हम देखें, यानी कि अगर टाइप में रिप्रेजेंट करें हम ओवरऑल वे में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, तो इसमें जो मेनली वो था हमारे साइजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट पे हम बात करते थे। और साइजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट में प्लांट प्लस मशीनरी और इक्विपमेंट अलग होता था, बट न्यू डेफिनेशन के हिसाब से ये अलग रखा गया है ना। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए ये था कि अगर कोई भी प्लांट लेस देन 25 लाख या फिर इक्विपमेंट में लेस देन 10 लाख कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कहीं ना कहीं माइक्रो एंटरप्राइज में आता है। सिमिलरली अगर वो लेस देन 25 लाख एंड मोर देन अगर वो ओवरऑल वे में देखा जाए वो इन्वेस्टमेंट जो ओवरऑल वे है वो अगर 5 करोड़ बैठता है तो वो स्मॉल में आता है। अदरवाइज अगर वो मोर देन 10 लाख है एंड लेस देन 2 करोड़ है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज में आता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में किया गया है, अगेन प्लांट प्लस मशीनरी में पहले क्या था 5 करोड़ एंड इधर 10 करोड़ रखा गया था, जबकि यहाँ पे रखा गया था 2 करोड़ एंड यहाँ पे 5 करोड़, यानी कि मोर देन 2 करोड़ होना चाहिए इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम लिमिट इज़ द 5 करोड़ अगर उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को इक्विपमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट है और उसको मीडियम कैटेगरी में रहना है। हालांकि न्यू डेफिनेशन के हिसाब से इस चीज़ को थोड़ा चेंज किया गया है, थोड़ा और वाइडन करने की कोशिश की गई है ताकि एमएसएमई को ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, खासकर आफ्टर कोविड-19 कि उनको इनमें इन्वेस्टमेंट हो सके और ज़्यादा क्रेडिट फ्लो हो सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर जो जो चीज़ें ऑफर की गई थी तो उसमें क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट को इसके ओवरऑल डायमेंशन को ही, ओवरऑल डायमेंशन मतलब प्लांट प्लस मशीनरी और इक्विपमेंट इन सबको एक साथ ही ले आया गया क्या कि मतलब या तो आप इस पे या तो इस पे और करके, मतलब इधर आपने 25 लाख इसमें किया या फिर 25 लाख इसमें किया, उस अकॉर्डिंग इन्होंने डेफिनेशन बना दी। ये नहीं कि मॉनेटरी वैल्यू ही चेंज कर दिया, इन्होंने दोनों कैटेगरी को सेम रख के वो किया है। जैसे कि अगर आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें एंड वो कहीं ना कहीं 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आता है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा। अगर वो 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में आता है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगा। और अगर वो 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईदर इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट तो उसे मीडियम एंटरप्राइज में लाएंगे। नाउ देयर इज वन डिस्पैरिटी कि 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में एक अच्छा खासा 5 करोड़ का गैप है जिसका इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की गई है। सो दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग कि इकोनॉमिक सर्वे में कहीं ये इन्फॉर्मेशन तो गलत नहीं दिया हुआ है, बट अगर हम देखें एमएसएमई की वेबसाइट पे तो वहाँ पे भी हमें सेम इन्फॉर्मेशन मिलता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनके इन्वेस्टमेंट में
डिस्पैरिटी लाई कर रही है कि वो कैटेगरी कहाँ जाएगी जो इन दो के बीच में लाई करने वाली, इस डायमेंशन के और इस डायमेंशन के। सो दीज आर सम ऑफ द की थिंग्स दैट यू नीड टू नो। एमएसएमई को अगर ओवरऑल वे में देखा जाए तो एमएसएमई में हम बता सकते हैं कि जो ओवरऑल जीवीए हम जो क्रिएट हो रहा है कंट्री का, उसका समवेयर अराउंड 33.08 या 33% आप मान लो ऑफ टोटल जीवीए एमएसएमई से आता है। प्लस रिसेंटली स्फूर्ति जैसे स्कीम्स लॉन्च किए गए थे जो कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को अपग्रेड कर सके। एंड स्फूर्ति में अभी रिसेंटली जब हम देखें, अगर टॉय कैथन या टॉय इंडस्ट्री को भी स्फूर्ति के अंडर लाया गया ताकि टॉय इंडस्ट्री को ज़्यादा वो किया जा सके, ताकि चाइना से जैसे और कंट्री से जो हम इंपोर्ट कराते हैं टॉयज़ को, उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो स्फूर्ति अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा एमएसएमई में क्या किया गया या रिसेंट टाइम्स में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, एक तो हुआ है आपका एमएससी सीडीपी या फिर सॉर्ट ऑफ कह सकते हो सीडीपी। हाँ, एमएससी सीडीपी के अंडर यानी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कम्पिटिटिव डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, इसके अंडर किया गया कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम्स जो अगर हमें प्रोक्योर करना है वो हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से ही करें। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये प्रोग्राम या फिर ये स्कीम को लाया गया है। इन एडिशन टू दिस एमएसएमई में और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने फर्म को, तो उद्यम पोर्टल है, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत सारे फेसलेस न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड किए गए हैं ताकि स्मूथ किया जा सके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिसेंट टाइम्स में। इन एडिशन टू दिस अगर हम और चीज़ों पे बात करें तो अब इंडस्ट्री वाइज हम नॉर्मली स्टील का देख सकते हैं, कोल का देख सकते हैं। कंसिडरिंग कोल इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कंसिडरिंग कोल गैसिफिकेशन मिशन रिसेंट टाइम से लॉन्च हुआ है। देन हमारा ओवरऑल वे में आज के डेट में जो ओवरऑल कोल के थ्रू हमारा जो एनर्जी डिमांड मीटअप हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपका बैठता है समवेयर अराउंड 55%। देन कोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसिडरिंग हमने जो एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो हम दे रहे हैं वो हमने ऑलमोस्ट 38.5% अचीव कर लिया, जो कि हमने ऑलरेडी टारगेट दिया था पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के अंडर 40 to 45% के अंडर। तो इसलिए भी कोल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा पुश कर रहे हैं। एंड रिसेंट टाइम्स में कल के इंडियन एक्सप्रेस में सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो 18 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में नेशनल कोल इंडेक्स की बात भी की गई है और रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इसलिए भी कोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल कोल इंडेक्स ज़्यादा ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है, बस ये एक ऐसा टर्म है जो कि चेक करता है आपका कोल के प्राइसेस क्या हैं फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर। एंड ये कोल सबका वो करता है, बीट ऑक्शन प्राइस के लिए, इम्पोर्टेड प्राइस के लिए या फिर आपका प्रोक्योर्ड प्राइस के लिए। कोल के अलावा और कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें और ध्यान रखना चाहिए? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिस पे इस पर इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत ज़्यादा वो डिटेलिंग की है, कंसिडरिंग कि फार्मा इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड 24.4 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा इंडिया आज के डेट में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है मेडिसिन का। एंड इंडिया इज़ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक मेडिसिन, यानी 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन जेनरिक मेडिसिन से आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है उसके लिए। 20% ऑफ ग्लोबल पर्सन, यानी आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया अपने आप को डिक्लेयर करना चाहता है, ये उस चीज़ में काम आएगा। इन एडिशन टू दिस, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन की बात हुई तो रिसेंट टाइम्स में कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर WTO में बहुत ज़्यादा इश्यूज चले, जहाँ पे इंडिया एंड साउथ अफ्रीका दोनों अप्रोच किए थे। WTO और भी इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कंसिडरिंग कि WTO में अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी इंडिया को लेके चल रही है। आपका वीट के एक्सपोर्ट पे जो WTO बैन लगा रहा है कि इंडिया अपना बफर स्टॉक में जो एक्स्ट्रा प्रिस्क्राइब लिमिट के अगर ऊपर है इनके पास और इंडिया चाहता है कि उसको एक्सपोर्ट करे, बट WTO से बैन करना चाहता है कंसिडरिंग कि कॉम्पिटिटिव
प्रेडेटरी कंपटीशन हो जाएगा क्योंकि इंडिया इसको बहुत सस्ते में बेचेगा ओवरऑल वे ग्लोबल मार्केट में, तो इसलिए भी WT इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखना कंसिडरिंग आपका मेंस एग्जाम एंड प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन एडिशन टू दिस आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पे इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पॉइंट्स उसने प्रेजेंट किए हैं कंसिडरिंग नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज़ 2019 का क्या क्या कहता है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान रहेगा। देन आपका ATMP यूनिट्स सेटअप करना है। ATMP यूनिट्स इज़ लाइक असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग, इस पे ध्यान रहेगा। स्पेक्स पे ध्यान रहेगा। स्पेक्स इज़ मेनली फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स डिज़ाइनिंग के लिए वो किया जा रहा है। एंड कंसिडरिंग इंडिया इस टाइम 3rd रैंक करता है ओवरऑल इन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना एंड वियतनाम, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इस पर फोकस चल रहा है। इन एडिशन टू दिस PLI स्कीम पे भी ध्यान रखा गया। PLI स्कीम आपको पता है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंसेंटिव मिलना है उसके लिए है, एंड इस पे भी मेन ध्यान गए आपका IT हार्डवेयर, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सुपर कंप्यूटर्स, इन सब से रिलेटेड। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं आपको लिंक करेगा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स इंडिजिनियसली डेवलप करने की बात की गई है। देन आपके लैपटॉप्स हो गए, सर्वर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, सेल्युलर डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें, मोबाइल हैंडसेट्स आप कह सकते हो, ये सारी चीज़ें अपने आप में ओवरऑल वे में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को किस तरह से स्टडी किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस ATMP के लिए कहीं ना कहीं आप परख को याद देख सकते हो। परख पे हमने मोमेंटम आयस ने अपना जब प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कराया था तो एक प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन परख पोर्टल पे दिया था। परख पोर्टल इज मेनली फॉर की जो कि हेल्प आउट करेगा आपका क्वालिटेटिव एंड स्टैंडर्ड बेस्ड लेबोरेटरीज इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए, और ये परख पोर्टल को मेनली सपोर्ट जो कर रहा है या नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपके ओवरऑल वे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं इसको कैसे अपने मेंस एग्जाम में अगर कुछ इससे रिलेटेड आता है उस चीज़ को मैं किस तरह से हैंडल या टैकल आउट कर सकता हूँ। इन एडिशन टू दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, कंसिडरिंग कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसलिए हो जाता है क्योंकि यूनियन बजट ऑफ 2021 में टेक्निकल टेक्सटाइल की बात हुई थी, तो टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ऑलरेडी लॉन्च किया गया है। इनफैक्ट आपका PLI स्कीम भी है जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के इनिशिएटिव को बॉल्स्टर करे, बूस्ट करे, उसके लिए भी है। देन आपका PM मित्रा हो गया जो कि आपका टेक्सटाइल पार्क्स डेवलप करने में हेल्प करेगा। PM मित्रा आपका 5F, अगर आप अपने मेंस आंसर्स में लिखो कि ये 5Fs प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि फार्म, फैब्रिक, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन, यानी फार्म टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप PM मित्रा स्कीम को, कि ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। PM मित्रा या फिर टेक्सटाइल वे में अगर और चीज़ें हो कि टेक्सटाइल इस टाइम पे आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर, एंड समवेयर अराउंड 45 मिलियन ये डायरेक्टली एम्प्लॉय करता है एंड 60 मिलियन समवेयर अराउंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपका इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में, अगर हमें ओवरऑल वे में रिप्रेजेंट करना हो कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमें इस ओवरऑल वे में इसको एसेस करने के लिए। नेक्स्ट, सो with this I end this session, and for more updates and to explore our courses you can visit the website momentumis.com.
for exploring our PSIR foundation courses, which is starting from 16th of August, and history foundation course for offline optional is starting from 16th September 2022. So register for these courses if you want to avail of, or if you are selecting any of these two subjects as your optional subject. और अगर आपको और भी वीडियोस एक्सप्लोर करना है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.